2 सेशंस पर मबनी ये लेक्चर होगा। इंशाल्लाह हमारे बीच में मतलब कुछ डिस्कशन कॉन्वर्जेशन अगर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइन एंड गुड। तो और ये जो प्रेजेंटेशन है इंशाल्लाह मैं ऑर्गेनाइजर्स के साथ में भी शेयर करूँगा और वो इंशाल्लाह आपके साथ में ये शेयर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्कशंस हैं इस भी प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। तो जब हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, अगर आप यानी उस एक बुनियादी बात बताएं, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विजिट करेंगे उनके वेबसाइट पर, वहाँ आपको 2 चीज़ें दिखेंगी, यानी एक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अंदर जो है बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसा कि मुझे बताया गया है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, उन इंस्टीट्यूशंस को, उन स्ट्रक्चर्स को आपके सामने पिछले कुछ जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उन्होंने आपके सामने काफ़ी डिटेल के साथ में आपके सामने प्रेजेंटेशन रखा है। इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर भी आपके सामने काफ़ी डिटेल से डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब ने आपके सामने बात रखा है। तो मैं ये 2 घंटे का जो सेशन है उसके अंदर मैं ये कोशिश करूंगा आज जो है स्कूल एजुकेशन का एक उसकी जो जर्नी कैसी रही है, पॉलिसी को सामने रखते हुए, एजुकेशन पॉलिसी को सामने रखते हुए, और दूसरा हायर एजुकेशन के अंदर क्या स्ट्रक्चरल और पॉलिसी शिफ्ट्स आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे हायर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। यानी पहली जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, राधाकृष्ण कमीशन के नाम से हम जिसको जानते हैं, उस कमीशन से लेकर यानी एनईपी 2020 तक भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मतलब पॉलिसी और स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है हायर एजुकेशन के अंदर आई। हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से इवॉल्व हुआ है। हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, स्ट्रक्चर जो है, यानी बहुत सारे नए सवालात को लेकर हमारे सामने, यानी हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने आया है। तो आज इस प्रेजेंटेशन का मेजर फोकस जो है वो स्कूल एजुकेशन रहेगा, और स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज और कमीशंस हिंदुस्तान की तारीख में आए हैं। और उससे पहले भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम हम जब कहते हैं तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद कैसे कैसे पड़ी है, क्या डिस्कशंस रहे हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस एक मुख्तसर से टाइम में इंशाल्लाह। तो आज़ादी से पहले हिंदुस्तान के, यानी मतलब जो एक सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट के सामने एक जो मेजर जो चैलेंज ये था कि एजुकेशन जो है सिर्फ एलिट्स का मसला था। यानी जो यहाँ पर जो यानी अपर कास्ट, अपर क्लास लोग यहाँ पर रहते थे, वही लोग जो है एजुकेशन को हासिल कर सकते थे, और यानी उनका एक इसमें मोनोपोली था। और ये यानी जो मोनोपोली था वो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक आइसोलेशन में सिर्फ एजुकेशन में नहीं था, बल्कि सोशल इनइक्वालिटीज थी मुल्क के अंदर, यानी समाज में। और यहाँ पर जाति के नाम पर ऊंच नीच यहाँ हुआ करती आई है सदियों से। और उस यानी जो कास्ट हायरार्की है उसके चलते जो है सर्टेन कास्ट के लोगों ने एजुकेशन को अपना मोनोपोली बना लिया था। वो यानी गुरुकुल के सिस्टम में भी हम देखते हैं, इवन मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन आने के बावजूद भी यानी कुछ एग्जेम्पशंस हो सकते हैं कि जहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन में, जिसको यानी मॉडर्न एजुकेशन का सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था, इस्तेमाल करते थे आज़ादी से पहले, उसमें भी हम देखते हैं कि खासा जो पार्टिसिपेशन होता था वो यानी अपर कास्ट, जो अपर स्टाटा के जो लोग होते हैं, वो लोग ज्यादातर उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं जिन्होंने कोशिश की कि ये जो बैरियर है जो कास्ट, क्लास, जेंडर की जो हायरार्की का, उस हायरार्की को ब्रेक करने के लिए लोगों ने कोशिश किया, जिसके अंदर मतलब सोशल रिफॉर्मर्स जैसे ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने, यानी मतलब जो लोअर कास्ट गर्ल्स हैं उनको कैसे एजुकेट करें, उनको कैसे इंग्लिश एजुकेशन की सहूलत उनको प्रोवाइड कर सकें, तो वो उस पर उन्होंने इंटरवीन किया। राजर्षि साहू महाराज हैं, जो महाराष्ट्र से जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं वो इनको जानते हैं कि साहू महाराज का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यानी बहुत कम जो है साहू महाराज के बारे में यानी मतलब मुल्की सतह पर डिस्कशन
हमें देखने को मिलता है, या उनकी जो शख्सियत है उसको लोग जो है परिचित कराते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि साहू महाराज को आप डिटेल में ऑनलाइन सर्च करें कि कौन है साहू महाराज। साहू महाराज का, राजर्षि साहू महाराज का एजुकेशन में क्या योगदान रहा है, और सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से उनको पढ़ने की आप कोशिश करें। ऑनलाइन में बहुत सारा मवाद साहू महाराज पे मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पर साहू महाराज को एज ए मतलब जिस तरह से जिस लेवल से हम यानी फुले अम्बेडकर याद करते हैं सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, साहू महाराज को बहुत यानी मतलब महाराष्ट्र के हद तक उनको रिड्यूस किया है। हम देखते हैं कि साहू महाराज ने एक्चुअली क्या किया कि मतलब स्टेट लेवल पर उन्होंने मतलब गवर्नमेंट के लेवल पर सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जो यानी जो यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो पॉलिसी हो सकती है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की, जिसको हम आज रिजर्वेशन के नाम पे जानते हैं। तो यानी अलग अलग तबके के लोगों का एक शमूलियत जो है तालीम के अंदर हो, इसकी कोशिश उन्होंने मतलब स्टेट पॉलिसी यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी के लेवल पर अपने इसमें प्रोविंस में उन्होंने कोशिश की। गोपाल कृष्ण गोखले का कंट्रीब्यूशन ये है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बिल जो 1920s में जब आ रहा था, तो उस पर जो है यानी ब्रिटिश यानी गवर्नमेंट की जो है मुखालिफत थी। मतलब एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज नहीं करना चाहिए, ये ब्रिटिश का एक स्टैंड था, और उस बिल के हक में यानी वो बिल आना चाहिए, एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना चाहिए, समाज के तमाम तबके से जो लोग आते हैं वो लोग एजुकेशन को हासिल करना चाहिए, ये सवाल गोखले ने उठाया। फिर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में के एक पूरे बॉडी के अंदर अपना एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हुए कि कैसे एक जो डिप्राइव्ड सेक्शन है वो सिर्फ स्कूल एजुकेशन ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन में भी वो पार्टिसिपेट करें। अब जो सोशल इनइक्वालिटी है एजुकेशन के अंदर, और एजुकेशन का जो इनएक्सेसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों का, उनको सामने रखते हुए एक और इम्पोर्टेंट जो इंटरवेंशन था वो वर्धा कमीशन का था। जाकिर हुसैन कमेटी के नाम पर भी हम इसको जानते हैं। महात्मा गांधी ने जाकिर हुसैन को एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि मतलब एक नई तालीम का एक कॉन्सेप्ट जो है समाज के सामने रखें। तो 1937 में उन्होंने जाकिर हुसैन कमीशन की जो रिपोर्ट है वर्धा में उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसके अंदर जो क्या कहते हैं अप टू द एज ऑफ जो 8 है वहाँ तक एजुकेशन को, मदर टंग को, एजुकेशन को, स्कूल एजुकेशन को मदर टंग में फ्री एंड कंपलसरी किया जाए, ये एक रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था। तो ऐसे कहते हुए जो एक नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करने के लिए और एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करने के लिए ग्रुप्स हैं, पॉलिसीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और लोगों ने कोशिश की आज़ादी से पहले। तो अंबेडकर का यानी अगर आप अंबेडकर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि अंबेडकर ने मतलब एजुकेशन पे रिप्रेजेंटेशन को लेकर क्या कहा है, तो एक तो पूरा पैक्ट 1932 है, उसको आप थोड़ा डिटेल में आप देख सकते हैं, और दूसरा स्टेट एंड माइनॉरिटीज ये किताबचा है, हम सबको इसको पढ़ना चाहिए। तो अंबेडकर का ये मानना था कि मतलब एक तो रिप्रेजेंटेशन वाला सवाल था, और दूसरा ये है कि यानी उनका ये कहना था कि मतलब हर एक जो है यानी मतलब सर्विसेज में रिप्रेजेंट करने का उनको हक होना चाहिए, और उनका जो मिनिमम कंडीशन जो है क्वालिफिकेशन, एज और एजुकेशन हो, और उसके अलावा दूसरी चीज़ें ना हो, ना कि मतलब रिलीजन, कास्ट, ये तमाम चीज़ें रिप्रेजेंटेशन के लिए मैटर ना करना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिक जो ये चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, एज और एजुकेशन होना चाहिए, और हर तरह के लोग जो है अपने मतलब सर्विसेज में रिप्रेजेंट हो सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कही कि मतलब एजुकेशन को सिर्फ जो है स्कूल एजुकेशन तक ही नहीं बल्कि एजुकेशन वो सबके लिए होना चाहिए, और वो इवन हायर एजुकेशन तक का भी उन्होंने उस वक्त एम्फसाइज किया था, जहाँ पर मतलब जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो स्कूल एजुकेशन पर डिस्कशन कर रहे थे। अंबेडकर जो है उस वक्त हायर एजुकेशन का एक प्रपोजिशन भी वहाँ पर दे रहे थे। तो अब ये इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम जो डिस्कशंस है पॉलिसी लेवल पर, कमीशंस के लेवल पर और इंडिविजुअल रिफॉर्मर्स के लेवल पर जो इंटरवेंशंस हुए थे, तो जब एक नया मुल्क बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तश्कील हुई,
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जो सवालात रहे हैं वो एजुकेशन भी रहा है। तो ये सवालात हैं, यानी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या, और उसमें कौन कौन लोग रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशंस कब शुरू हुए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप पढ़े होंगे। सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जो 11th-12th का जो है एनसीईआरटी का, वो भी अगर आप पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुआ और क्या उसके सामने प्रायोरिटीज रहे, क्या कमिटीज रही, सब कमिटीज क्या रही, कौन जो प्रोमिनेंट मेंबर्स रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो ये समझिए कि असाइनमेंट है, इसको देख सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या एनसीईआरटी बुक्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी पीडीएफ, तो उसमें भी आप सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो कमिटीज रही, एक तो जो है एक एडवाइजरी कमेटी और सब कमेटी रही। अंबेडकर, मुंशी और दूसरे लोगों ने एक जो ड्राफ्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसको बनाया। तो अब जो है यानी क्या कहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे फंडामेंटल राइट्स पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर 1947 के जो अर्ली मंथ्स हैं उसमें इस पर डिस्कशन रहा है। तो जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो सवालात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले भी ये सवाल रहा है कि क्या एजुकेशन जो है बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है या नहीं। ये सवाल पर जो है डिबेट्स जो है पहले भी होते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 है, तो उसमें जो है इसको फंडामेंटल राइट माना गया है, और एजुकेशन एक स्टेट मैंडेट के तौर पर वो उसको माना गया था। उसके अलावा भी जो है कराची रेजोल्यूशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1931 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया एम एन रॉय ने प्रपोज किया था 1944 में, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया 1920, इन तमाम में जो है एजुकेशन को फंडामेंटल किया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में एजुकेशन को सामने रखते हुए ये 4 एरियाज रहे जो मतलब खासियत तौर पर बहस का एक मौजू बने रहे। एक तो एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना चाहिए। अब यूनिवर्सलाइजेशन के एक पूरे प्रोसेस में एक सवाल ये आया कि माइनॉरिटीज का क्या होगा, माइनॉरिटीज को कैसे एजुकेट किया जाए, माइनॉरिटीज के एजुकेशनल राइट्स क्या होंगे, ये सवाल आया। दूसरा जो है रिलीजियस एजुकेशन, क्या उसको स्टेट कैसे देखेगा, गवर्नमेंट कैसे देखेगी, किस हद तक रिलीजियस एजुकेशन को सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, तो ये एक सवाल रहा। और तीसरा जो है मतलब लैंग्वेज डिबेट रहा कि मतलब लैंग्वेज यानी मतलब मदर टंग में तालीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या मदर टंग में एजुकेशन जो है वो क्या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स रहे हैं उन मेंबर्स ने उसमें अपने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं डिबेट्स में उन्होंने दिए हैं। तो ड्राफ्ट सब कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनमें जो है यहाँ पर 2 कोट्स मैंने आपके सामने दिखाए हैं। ये इंशाल्लाह ये पीपीटी आपके सामने आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो उसमें आप देखेंगे। एक तो सरदार हरनाम सिंह का एक ओपिनियन है, और एक मुंशी साहब का एक ओपिनियन है। सरदार हरनाम सिंह ये कहते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन इज ऑब्लिगेटरी एंड फ्री इन प्राइमरी स्कूल्स, यानी मतलब ये इंस्ट्रक्शन इन देयर मदर टंग इज गारंटीड टू द रिलीजियस माइनॉरिटी। हरनाम सिंह कहते हैं कि मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन ऑब्लिगेटरी है एंड फ्री है प्राइमरी स्कूल तक। और दूसरी बात वो ऐड करते हैं कि सिर्फ यानी मदर टंग जो है वो क्या बोलते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए गारंटी की जाए, यानी मतलब बाकी जो है ऑप्शनल हो। यानी इससे हम ये अज्यूम करते हैं, डिड्यूस करते हैं। दूसरा ये है कि यानी रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए स्टेट जो है ये गारंटी करेगा, यानी सरकार ये यकीनी बनाएगी कि मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी अपने मदर टंग में तालीम हासिल कर सके। तो के मुंशी साहब ने इस हरनाम सिंह के ओपिनियन को सामने रखते हुए कुछ और चीजें भी उन्होंने ऐड की हैं। उन्होंने जो है 14 ईयर्स वाला कैप उसमें ऐड किया, और दूसरा जो है एडल्ट लिटरेसी का भी जो है उन्होंने एक एलिमेंट जो है ऐड किया। उन्होंने कहा कि एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू हैव फ्री प्राइमरी एजुकेशन एंड शैल बी लीगली इनकम्बेंट ऑन एवरी यूनिट ऑफ द यूनियन to introduce free and compulsory education up to the age of 14 years and in the case of adults up to the standard of literacy। यानी 2 चीजें उन्होंने, एक तो अप टू द एज ऑफ 14 वाली बात उन्होंने कही, कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। दूसरा जो है अडल्ट लिटरेसी का भी एक काम जो है सरकार को यूनियन यानी जो यूनिट ऑफ द यूनियन जो है, यानी मतलब जिसको हम प्रोविंस या स्टेट के तौर पर हम जानते हैं, उसके सामने रखा।
तो फंडामेंटल राइट की जो सब कमिटीज हैं उनके सामने और भी डिस्कशन रहे, जो यहाँ पर यानी मदर टंग को लेकर मदर टंग and to adopt, study or use any other language and script of their choice, ये चॉइस होनी चाहिए, एक सजेशन है। और राइट टू एजुकेशन को लेकर यानी जो जो सजेशंस आए, फंडामेंटल जो राइट है कि फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए, एक सवाल ये आया कि मतलब अभी स्टेट बनना है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बननी है, एक पूरा मुल्क हमारे सामने है, उसको चलाना है, कैसे चलाएंगे, उसके खर्चे कैसे उठाएंगे, एक सवाल जो CAD के यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के जो यानी उसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स के सामने था। तो अब उन मेंबर्स के सामने कंसर्न ये रहा कि मतलब अगर स्टेट पॉपर हो जाए, यानी सरकार के पास पैसा नहीं होगी, तो तब क्या करेंगे। तो एलडी कृष्ण स्वामी का एक रिकमेंडेशन था कि ये क्लॉज जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला क्लॉज जो है उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो फिर फाइनली उसको जो एडवाइजरी कमेटी है उसने ये कहा कि मतलब इसको डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द स्टेट, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर उसको शिफ्ट करने की बात की है, चूंकि फाइनेंस और बजट का एक कंसर्न है, इस वजह से उसको वहां पर शिफ्ट करने की बात की गई। और दूसरा, माइनॉरिटीज के राइट्स को लेकर के मुंशी साहब ने ये कहा कि मतलब हर माइनॉरिटी जो है अपने लैंग्वेज को, यानी जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है उसको यानी यूज करने के लिए उसके पास एक हक रहेगा। और दूसरा ये है कि मतलब जो कल्चरल राइट है और कल्चरल राइट्स को सामने रखते हुए अपने तालीमी इदारे इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने, एडमिनिस्टर करने की का एक रिकमेंडेशन भी वहां पर आया, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर डिस्कशन जो हुआ था। तो अगेन ये जो उसके अंदर जो डिस्कशन था, डिस्कशन के एंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट ने ये रिकमेंडेशन दिया 1948 23 नवंबर को, यानी जो कोर्ट के अंदर शामिल है कि एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन एंड स्टेट शैल एंडीवर to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। यानी 1948 से 50 तक यानी मतलब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे सामने आया तो वहाँ यानी मतलब ये रखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को नाफिज करने से 10 साल के अंदर जो है फ्री एंड कंपलसरी वाला जो गोल है उसको अचीव किया जाएगा। तो ये अगेन आर्टिकल 45 में ये हूबहू ये सेंटेंसेस आपको देखने मिलेंगे आगे इंशाल्लाह। तो ये फर्दर डिबेट्स हैं यानी प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, उसके यानी फ्री एंड कंपलसरी को लेकर काफी लोगों ने अलग अलग ओपिनियंस वहां पर दिए हैं, मदर टंग में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें डिबेट आप देखें। तो फाइनली आर्टिकल 45 में यानी मतलब वही जो आपके सामने जो बताया था कि 10 साल के अंदर जो है यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट होगा उससे 10 साल के अंदर यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसको पूरी तरह से नाफिज किया जाएगा इस पूरे को। तो आर्टिकल 45 एक ही ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जहां पर जो है टाइम लिमिट दिया गया कि मतलब एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के इस टाइम पीरियड के अंदर ये हम अचीव करेंगे, ये एक ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। 46 में जो है आर्टिकल 46 है ये, जिसके अंदर यानी मतलब एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ जो वीकर सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने की बात आर्टिकल 45 के बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। दूसरा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक राइट्स जो है क्या कहते हैं जो डिप्राइव्ड सेक्शन है SC ST का, उनको प्रिजर्व किया जाए। इसको सामने रखते हुए जैसा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे स्कॉलरशिप है, रिजर्वेशन है, ये तमाम चीजें क्या है कि वो जो आर्टिकल 46 के स्पिरिट के तहत यानी उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। तो जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज एंड एजुकेशन इन द मदर टंग को लेकर यानी एक डिस्कशन रहा जहां पर दामोदर स्वरूप साहब ने एक ये रहा कि मतलब लिंग्विस्टिक राइट्स होने चाहिए माइनॉरिटी के, वो जो है प्रोटेक्ट होनी चाहिए। और ये भी कहा कि मतलब जो माइनॉरिटीज को जो रिकॉग्नाइज हो यानी रिलीजन और कम्युनिटी इज द वेरी नेगेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। दामोदर स्वरूप का यानी मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के वो फेवर में थे, लेकिन जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनका कहा कि हमारा एक मुल्क सेकुलर मुल्क होगा, सेकुलर मुल्क में हम कैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स को हम प्रोटेक्ट करने की हम बात कर सकते हैं, एक सवाल उन्होंने उसी वक्त उठाया था। और फिर उस पर जो है ये डिस्कशन फिर फर्दर उभरा के मतलब यानी मतलब क्या कहते हैं कल्चरल राइट्स क्यों होने चाहिए उस लेकर। तो फाइनली जो है एक सवाल ये था कि मतलब एजुकेशन को किस में रखा जाए, कि मतलब स्टेट लिस्ट में रखा जाए, सेंट्रल के में रखा जाए, कंकरेंट लिस्ट में रखा जाए, तो ये सवाल था। तो जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे उस वक्त क्या था कि ये जो है
क्या कहते हैं, जो प्रोविंसेस हुआ करते थे, जो उन प्रोविंसेस के पास एक हक होता था कि मतलब वो लोग अपने लेजिस्लेशन को एनाक्ट करते थे एजुकेशन को लेकर। मौलाना आज़ाद जो है एजुकेशन को पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के हक में देने के फेवर में नहीं थे, और वो उन्होंने कहा कि मतलब कुछ चीज़ें जो है हायर एजुकेशन की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। उसका नतीजा है कि मौलाना आज़ाद के मतलब जो विजन है इसमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे सामने जो है जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, IITs, IIMs वगैरह हैं, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो रहे हैं मौलाना आज़ाद, यानी उनका एक विजन था जो ये इवन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स में भी वो रिफ्लेक्ट होता है कि वो क्यों चाह रहे थे कि मतलब कुछ इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए हायर एजुकेशन के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उस पर ध्यान दे, उस पर इन्वेस्ट करे। तो इस इशू को जो है रिजॉल्व करने के लिए फाइनली उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया फर्स्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब इनैक्ट हो रहा था उस वक्त, और फिर फाइनली जो 1970 में उसको क्या कहते हैं कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को ऐड किया गया। तो उसके यानी मतलब इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाते वक्त जो डिबेट्स रहे हैं उसके चलते जो है हमारे सामने 3 आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 45 के अलावा 3 और आर्टिकल्स हमारे सामने रहे। एक तो रिलीजियस एजुकेशन को लेकर आर्टिकल 28, वो ये कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, यानी सरकार जो है रिलीजियस एजुकेशन को फंड नहीं करेगी। अंबेडकर साहब का ये ओपिनियन था कि उन्होंने जो है रिलीजियस एजुकेशन एंड एजुकेशन अबाउट द रिलीजन, यानी एजुकेशन अबाउट द रिलीजन ये है कि एक ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ रिलीजन, जैसे मिसाल के तौर पर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अलग अलग मज़ाहिब की, उसके अंदर क्या खूबियाँ खामियाँ हैं उसको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं, वो एक एजुकेशन अबाउट द रिलीजन है। रिलीजियस एजुकेशन के अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसके अंदर शामिल होगा जहाँ पर हम ये बताएंगे कि ये सही ये गलत है, ये हलाल या हराम, ये जायज़ या नाजायज़ जो होता है, इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसको, इस तरह के एजुकेशन को गवर्नमेंट जो है सपोर्ट ना करें। जैसे मिसाल के तौर पर एक जो कंट्रोवर्शियल जो अभी जो चीज चल रही है, यानी सरकार जो है मदरसों को जो फंड देती है, एड देती है, उसको लेकर जैसा आसाम का केस हमारे सामने है, वहां पर आसाम जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उस वक्त उसने आर्टिकल 28 को ही के हवाले से और अम्बेडकर को कोट करते हुए ही जजमेंट, आप जाके पढ़ेंगे ऑनलाइन आपको मिल जाएगा वो जजमेंट। तो असम के जो प्रोविंशलाइजेशन को जो खत्म किया था मदरसा का, उसके अंदर यही बातें कही गई कि मतलब एक यानी इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट के चलते जो है सरकार जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं कर सकती है, तो उसमें आर्टिकल 28 का हवाला दिया गया। कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 हमारे सामने आया, और उसको सामने रखते हुए यानी मतलब माइनॉरिटीज जो अकलियत हैं वो अपने तालीमी इदारों को कायम कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये 2 हुकूक जो है आर्टिकल 30 के तहत मिले। तो आर्टिकल मैंने मतलब 1950 जब यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया, उसके बाद में एक मेजर जो चैलेंज था वो फंडिंग को लेकर था कि मतलब एजुकेशन को कैसे मतलब फंड किया जाए, और दूसरा जो चैलेंज था वो यूनिवर्सलाइज एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज यानी मतलब सबके लिए जो शिक्षा है, यानी समाज के हर तबके के लिए, हर जेंडर के लिए जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो एक डिस्कशन रहा है। अब उसमें जो है कोठारी कमीशन ने 6% ऑफ GNP का कहा, और 1986 की जो पॉलिसी है उसने जो है नेशनल इनकम का 6% कहा, और NEP 2020 6% ऑफ GDP कहा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। तो ये शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिस्कशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उम्मीद करता हूँ कि बदरुल इस्लाम साहब ने इसको कवर किया होगा। तो मतलब 2 मेजर सवाल रहे आज़ादी के बाद में, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में, एक तो यूनिवर्सलाइजेशन का, और दूसरा जो है मतलब उस पर जो एजुकेशन को फंडिंग का, फाइनेंसिंग का एक बड़ा एक चैलेंज रहा है। तो इम्पोर्टेंट एजुकेशन जो कमीशंस रहे हैं उसमें राधाकृष्ण कमीशन, श्री प्रकाश कमेटी, राधाकृष्ण कमीशन जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर आई थी, और श्री प्रकाश कमेटी जो है वो रिलीजियस एजुकेशन को लेकर 1959 में, मुदलियार कमीशन जो है 1962 में आई थी, ये सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर। कोठारी कमीशन जो है ओवरऑल जो स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक कमेटी बनी थी। 1964 से 66 तक वो रिपोर्ट बनाने का प्रोसेस चला, जिसमें जो कोठारी साहब हैं पूरे मुल्क वो दौरा किए, ट्रैवल किए, स्कूल विजिट किए, टीचर से मुलाकात की, यानी मतलब पूरे हिंदुस्तान के आज़ाद हिंदुस्तान की जो तारीख में, यानी मतलब जितने एजुकेशन कमीशन रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसीज रहे हैं, जहाँ पर जो उसके जो हेड हैं उन्होंने मतलब यानी ग्रास रूट तक पहुँचने की कोशिश की है। ऐसी एक पॉलिसी जो है
ऐसी एक जो कमीशन है वो कोठारी कमीशन है 1964। और इसके अलावा जो हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के लेवल पर 66 की जो कमीशन के बाद में एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 की आई थी, जो कोठारी कमीशन को सामने रखते हुए उसको बनाया गया था। और दूसरा जो है 1986 की पॉलिसी है, और उसके बाद में प्रोग्राम ऑफ एक्शन बल्कि एक रिवाइज्ड पॉलिसी 1992 में बनी थी। फिर 2016 के वक्त जो है TSR सुब्रमण्यम की एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, जो फाइनली उसके बाद में 2019 में एक ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और फिर जो है 2020 में एक फाइनल जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने आई थी। 2019 की जो पॉलिसी के जो चेयरमैन थे वो कस्तूरी रंगन थे, जो फाइनली वो NEP 2020 के सामने हमारे सामने रही। और जो दूसरी 2015-16 की जो ड्राफ्ट पॉलिसी है TSR सुब्रमण्यम की चेयरमैन में वो जो बनी थी, वो पॉलिसी मतलब एक वो रियलाइज नहीं हो सकी बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। वो सिर्फ एक ड्राफ्ट के तौर पर हम ऑनलाइन हम उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो राधाकृष्ण कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, इंशाल्लाह इसको हम कल कवर करेंगे। और मुदलियार कमीशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार इसके यानी जो उस वक्त वाइस चांसलर VC थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, उनके हेड में सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर ये एक कमीशन बनी थी 1951 में, और 1952 में इसने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया। उसके अंदर यानी जो हाईलाइट रहा है सेकेंडरी एजुकेशन का, एक तो ये है कि सेकेंडरी एजुकेशन के मतलब क्या करंट कंडीशन है, और क्या यानी जो कुछ मेजर्स कैसे उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उसको मेजर्स दिए थे मुदलियार ने। और दूसरे मतलब करिकुलम टीचिंग स्टैंडर्ड है, उसको उसका क्या मकसद होना चाहिए हर स्टेट में, हर प्रोविंस में, उसको इस पर डिस्कस किया गया। और फिर जो है सैलरी क्या होनी चाहिए स्कूल टीचर्स की सेकेंडरी लेवल के, क्या पे स्केल होने चाहिए, सर्विस कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस पर उसने कोशिश की। और दूसरा जो है हर स्कूल के प्रोविंस के यानी मतलब उस क्या सूरत हाल है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, हर एस्पेक्ट को स्कूल के स्टडी करने की उसने कोशिश की है। फिर दूसरा क्या है कि मतलब एग्जामिनेशन सिस्टम सेकेंडरी लेवल पर क्या होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली है, इसका एक असेसमेंट उसने किया है। और फिर जो है इन तमाम प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के बाद में उसने अपने रेमेडीज भी सजेस्ट किए। दूसरा श्री प्रकाशा कमीशन है, ये एक्चुअली रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन को लेकर है। इसको हम इंशाल्लाह कल हम कवर करेंगे, क्योंकि एक कंसर्न जो रहा था नेहरू के सामने वो यानी जो मॉरलिटी का डिक्लाइन था नौजवानों में, नेहरू का कंसर्न था, और उसने जो है उसको सामने रखते हुए श्री प्रकाशा कमेटी को फॉर्म किया गया था कि आज़ादी के बाद में यानी जो इंग्लिश एजुकेशन है उसके अंदर मॉरलिटी गायब है, मॉरल जो लेसन होना चाहिए, क्योंकि वो एक सेक्युलर एजुकेशन है। तो क्या रिलीजियस एजुकेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 28, जहां पर रिलीजियस एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंड लिया है, क्लियर कट स्टैंड के मतलब रिलीजियस एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट नहीं कर सकती है। तो श्री प्रकाश कमीशन ने उन तमाम नुआंसेस को कॉम्प्लेक्सिटी सामने रखते हुए कुछ सजेशन दिए थे, उसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो कोठारी कमीशन जो है 1964 से 66 तक, कोठारी कमीशन के जो एक मेजर जो चीज था, मेजर जो रिकमेंडेशन था, एक तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स का, यानी जो आर्टिकल 45 है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी वो 10 साल का टारगेट था, 10 साल खत्म हो चुके हैं, अभी तो 64 आ चुका है, तो अब इसको तो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और दूसरा रिकमेंडेशन उसने मतलब ट्राइलिंगुअल फार्मूला उसने दिया, और उसने कहा कि मतलब जो साउथ के जो स्टेट्स हैं वो हिंदी ये करेंगे, नॉर्थ के जो है रीजनल लैंग्वेज सीखेंगे, इस तरह का उसने जो है ट्राइलिंगुअल फार्मूला बनाया, जैसा सदर्न स्टेट्स के लिए हिंदी इंग्लिश और उसका रीजनल लैंग्वेज होगा, और नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए हिंदी मदर टंग जो और इंग्लिश, और उसके अलावा एक और रीजनल लैंग्वेज को सीखने की बात की गई। और इसमें जो है काफ़ी जो रेजिस्टेंस हम देखते हैं सदर्न स्टेट्स में, खास करके तमिलनाडु कर्नाटका वगैरह में काफ़ी जो है लैंग्वेज मूवमेंट रहे हैं। DMK का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन में एक कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एक मूवमेंट है, लैंग्वेज मूवमेंट है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जो लिटरेचर में हम पढ़ने को देखते हैं। तो कोठारी कमीशन क्या के मतलब एक और जो चीज़ थी कि मतलब वो कॉमन स्कूलिंग का था कि मतलब ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिया जाए जहाँ पर हर तरह के हर तबके के लोग पढ़नी चाहिए, एक वहाँ पर एक तो ये, दूसरा ये है कि मतलब
नेशनल लेवल पर जो करिकुलम है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए। यानी इस तरह का मतलब एजुकेशन सिस्टम में वर्णा सिस्टम नहीं होना चाहिए, जैसा हम देखते हैं आज कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट एडेड, प्राइवेट अनएडेड, ऐसे जो अलग अलग जो ये है जो स्ट्रेटा है हायर स्कूल एजुकेशन में, उस तरह का एक सिस्टम नहीं होना चाहिए। कॉमन स्कूलिंग होना चाहिए। कॉमन स्कूलिंग में उन्होंने वही यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशन, करिकुलम क्वालिटी, और साथ साथ में मतलब ऐसे स्कूल जहां पर हर तरह के, हर तबके के लोग जो है आके पढ़ सकें, ये दोनों चीजों का उन्होंने मतलब कॉमन स्कूलिंग में एक आइडिया को प्रेजेंट किया था। कोठारी कमीशन ने फिर फर्दर आपने ये कहा कि मतलब टीचर्स की सर्विस कंडीशंस को भी बेहतर बनाने की बात की, और दूसरा जो है उन्होंने सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की बात की, और जो उन्होंने मतलब कॉमन स्कूलिंग में उसको कवर करने की, जहाँ पर मतलब लड़के लड़कियां के अलावा जो है बैकवर्ड क्लासेस हैं, ट्राइबल पीपल हैं, फिजिकली और मेंटली जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं, ये लोग भी पढ़ सकें। तो एक इम्पॉर्टेंट जो सजेशन जो था मतलब वो है साइंस और मैथ्स का इम्पोर्टेंस कोठारी कमीशन ने दिया। बोला कि मतलब एक उसके अंदर मतलब इक्विटी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अलावा उसने ये भी बोला कि मतलब साइंटिफिक टेम्पर जो है होना चाहिए। यानी मतलब वो ये कहा कि मतलब उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, और उसके साथ साथ में साइंटिफिक टेम्पर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर को सामने रखते हुए साइंस और मैथ्स जो है हमारे यानी मुल्क के जो ग्रोथ का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, ये उन्होंने रिकमेंड किया। और उन्होंने मतलब फिर फर्दर यूनिवर्सिटी लेवल पर रिफॉर्म की बात की, वो इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे। तो ये पॉलिसीज रही हैं 68, 86 और 92 में रिवाइज, जिसमें हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी हम उसको कहते हैं, फिर एनईपी 2020। तो इन तीन पॉलिसीज को हम देखकर मैं थोड़ा कुछ चीजें हैं उनको प्रेजेंट करके मैं अपना प्रेजेंटेशन रोकूंगा इंशाल्लाह। 68 जो है ये 68 की जो पॉलिसी थी, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस को सामने रखते हुए ये पॉलिसी बनी थी। ये 7.5 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये आप ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको फॉर्मुलेट किया था, और ये पॉलिसी के अंदर जैसा इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात की, इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत उसने जो है कॉमन स्कूलिंग की बात की। तो कोठारी कमीशन ने कॉमन स्कूलिंग के अंदर दो कॉन्सेप्ट दिए जो मैंने आपके सामने बताया था। एक तो रिप्रेजेंटेशन है, तमाम तबकों का रिप्रेजेंटेशन स्कूल में होना चाहिए। दूसरा ये है कि यूनिफॉर्मिटी इन करिकुलम एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। यानी ऐसा नहीं है कि मतलब केवी का डिफरेंट स्टैंडर्ड है, नवोदय का डिफरेंट स्टैंडर्ड है, और स्कूल एजुकेशन मतलब जो स्टेट चलाती है उसका डिफरेंट स्टैंडर्ड है, म्यूनसिपालिटी लेवल पर जो चलाते हैं, पंचायत लेवल पर चलते हैं स्कूल, वो डिफरेंट स्टैंडर्ड के होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के हर स्कूल का स्टैंडर्ड जो है यकसा होना चाहिए। तो 68 की पॉलिसी ने जो दूसरा वाला था, यानी जो यूनिफॉर्मिटी इन करिकुलम, सिलेबस और जो ये था क्वालिटी था, उसको अडॉप्ट नहीं किया। बोला कि हम ऐसे स्कूल खड़ा करेंगे जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होंगे, जहां पर समाज का हर तबका जो है आकर पढ़ेगा। एक कॉमन स्कूलिंग के लिए एक एफर्ट जो है 1968 ने किया था। फिर उसके अलावा वो ट्राइलिंगुअल फार्मूला जो कोठारी ने दिया था, उसने वो बोला कि मतलब हिंदी, इंग्लिश और उसके अलावा मदर टंग आपके वहां पर पढ़ाई जाएगी, जैसे सदर्न स्टेट का जो कोठारी कमीशन ने दिया। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का रिकमेंडेशन उसने सरकार को दिया कि मतलब इसके लिए कुछ लेजिस्लेशन, लॉ बनाया जाएगा जहां पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रियलाइज हो जाए, मतलब उस जो क्या बोलते हैं वो समाज के सामने आ जाए, इम्प्लीमेंटेशन उसका हो। और अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एम्फोसाइज दिया जो कोठारी कमीशन ने दिया है। और करिकुलम रिफॉर्म की बात की, तो करिकुलम के अंदर जो है साइंटिफिक टेम्पर और मतलब सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म जैसे वैल्यूज जो है करिकुलम के अंदर इंटीग्रेट करने की बात कही। तो 86 की पॉलिसी क्या थी कि 86 पॉलिसी जो है मतलब राजीव गांधी के टाइम पर आई थी। इसका एक मकसद था कि मतलब एक तो सोशो इकोनॉमिक जो नीड है मुल्क का जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है बदलना है, और यहाँ को पूरी तरह से एक रिफॉर्म्स लाना है। ये रिफॉर्म्स का दौर था। तो रिफॉर्म्स के दौर में एक्चुअली इंदिरा गांधी ने एक क्या बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समाज के सामने लाई, जो मतलब इंडिया में एजुकेशन के लिए खास करके टेक्नोलॉजी, वोकेशनल ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन को खास करके फोकस करते हुए एक फ्यूचर रोड मैप जो है 86 की पॉलिसी देता है। तो इसका जो हाईलाइट अगेन ये है कि इसने क्या किया कि मतलब कॉमन स्कूलिंग की बात तो कही, बोला कि यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट की बात कही, बोला कि मतलब हाँ
एनरोलमेंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस दौर में एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसने ये नोटिस किया कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है 52% के नीचे था। मतलब है कि बहुत सारे मुल्क से इंडिया जो है लिटरेसी में काफी जो है पीछे था। तो एक लिटरेसी का एक मिशन होना चाहिए, उस मिशन को सामने रखना चाहिए, लोगों का यानी एक्सेस बढ़ना चाहिए एजुकेशन में। और एक तो ये है बच्चों के लेवल पर। दूसरा ये है कि जो लोग अडल्ट हैं उनको भी एजुकेट करना चाहिए, उनको भी लिटरेट करना चाहिए। और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का भी एक बंदोबस्त होना चाहिए। और उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो नवोदय विद्यालय यानी को इंट्रोड्यूस किया, बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। यानी जो रूरल जो चाइल्ड हैं उनके लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल। नवोदय का प्रॉब्लम यह हो गया है कि नवोदय स्कूल जो है बहुत ही हैंडफुल है, और हर स्कूल में जो है 80 बच्चे आप पढ़ सकते थे। तो यानी बहुत कम लोग जो है उस स्कूल में जो है दाखिला ले सकते थे। नवोदय का मॉडल जो है अगर वो मतलब एक मास लेवल पे अगर फैल जाए हर रूरल एरिया में, वहां पर बच्चे जो है नवोदय जैसे क्वालिटी एजुकेशन उनके पास हासिल हो, तो एक बहुत जबरदस्त बात होती। तो वो एक यहाँ पर एक कमी रही। टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन की बात कही, मतलब जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसका जो पहली बार जो इंट्रोडक्शन है वो 1986 के पॉलिसी में रहा। एक जो प्रॉब्लम यहाँ रही कि मतलब चूंकि हम अभी देखते हैं कि 2024 में हम मैंने मतलब इतिहास के पन्नों को पलटाकर देखते हैं, तो 86 पॉलिसी को देखने में हम जो है 91 में जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो आया था, क्या कहते हैं, नरसिम्हा राव के जो गवर्नमेंट के तहत, जब मनमोहन सिंह जी जब ये थे फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वो जो स्ट्रक्चरल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, उस पॉलिसी को सामने रखते हुए जब 86 पॉलिसी को देखते हैं तो उसके अंदर कुछ फ्लॉस देखते हैं। जैसे यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट वाला जो बात है, उसके अंदर कॉमन स्कूलिंग की बात, वो 1968 की पॉलिसी को रिट्रेट तो करता है, लेकिन साथ में ये कहता है कि इसका सोल्यूशन ये है कि हम जो है प्राइवेट जो डोनर्स हैं, वेलविशर्स हैं समाज के, अच्छे नेक लोग, वो लोग जो है यानी मतलब सरकारी स्कूलों को डोनेट करें, वहाँ कंट्रीब्यूट करें, अपने मतलब ट्रस्ट के इदारे बनाना चाहें तो बनाएं। ये एक जैसे ही ओपन अप हुआ तो जो सोशलिस्ट थिंकर्स हैं उनका ये मानना है कि मतलब ये कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से, जिस तरह से डैम का गेट ओपन होता है प्राइवेटाइजेशन का, वो उसके लिए वो लेजिटिमेसी वहां मिली। 91 में जब प्राइवेटाइजेशन वाली जब पॉलिसी आई इकोनॉमिक सतह पर, जो स्कूल एजुकेशन है वो एक पब्लिक गुड है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं वो समझते हैं पब्लिक गुड ये होता है कि जहां पर हर कोई उसको एक्सेस करेगा, और उसको एक्सेस करने से जो है उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी, उसके अंदर कोई रिडक्शन नहीं आएगा। पब्लिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो एक्चुअली क्या है कि पब्लिक गुड वाला है। पब्लिक गुड जो प्राइवेट गुड पब्लिक गुड बोलते हैं ना, तो इस तरह से। अब क्या कहते हैं, 86 की पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि वो मेरिट गुड बना। मेरिट गुड ये होता है कि यानी वो एक क्या बोलते हैं, नॉन राइवलस होगा। मतलब ये है कि आपको यानी मतलब कुछ सब्सिडी तो मिलेगी, कंसेशन मिलेगा, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा उस चीज को हासिल करने के लिए। तो ये एक डिफरेंस वहां पर एस्टैब्लिश हुआ। और 91 में प्राइवेटाइजेशन वाली जो पॉलिसी के वजह से बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स जो है समाज के सामने आई। ये एक ड्रॉबैक रहा है 1986 की पॉलिसी में। 1992 में यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया गया 86 की पॉलिसी को रिवाइज करते हुए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वही चीज़ों को रिटरेट किया गया। और 92 में एक चीज़ ये है कि 92 के जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के सामने 91 का जो रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, वो सामने रहे। ये एक प्रॉब्लम रहा जिसके चलते जो है बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स को एस्टैब्लिश करने का मौका मिला। कल इस पर हम और भी मजीद बात करेंगे, जो इसका जो पूरा एक इकोनॉमिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है उसको समझने के लिए हायर एजुकेशन में ज्यादा इसका सीरियस इम्पैक्ट रहा है, जो 86 और 92 का जो रिवाइज एक्शन जो पॉलिसी है उसको लेकर। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो कंसर्न रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो एक जोमतीन रेजोल्यूशन, जोमतीन यहाँ पर है, क्या बोलते हैं, थाईलैंड में। तो 1990 में एक डिक्लेरेशन, जोमतीन डिक्लेरेशन बल्कि उसको कहा जाता है, उस पर एक इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर उसको 1990 को माना गया, उसमें डिक्लेयर किया गया। उसमें 1500 डेलीगेट्स 155 कंट्री से उसके अंदर लोग जमा हुए थे,
और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी मतलब तालीम जो है सबके लिए होनी चाहिए, और उसमें फ्रेमवर्क बनाया गया कि मतलब क्या हम एक्शन ले सकते हैं जो बेसिक लर्निंग नीड्स हैं वो उसको पूरा करने के लिए। तो अब उस वक्त यह है कि ये जो जोमतीन रेजोल्यूशन को सामने रखते हुए इंडिया ने एक क्या बोलते हैं नेशनल लिटरेसी मिशन को शुरू किया। नेशनल लिटरेसी मिशन के साथ साथ में कुछ एजुकेशन प्रोग्राम स्कूल एजुकेशन के लिए बनाए जहां पर बच्चों का एनरोलमेंट जो है बढ़ सके। तो उसके चलते जो है 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, जो बाद में समग्र शिक्षा अभियान बना, और उसने ये कहा कि मतलब इसका एम ये था कि मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको दिया जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 10 साल का टारगेट लिया था। 1950 से अगर हम 10 चलेंगे 1960 तक ये होना चाहिए था। सर्व शिक्षा अभियान जैसा प्रोग्राम जो है 1960 में आना चाहिए था। तो मुल्क कितना स्लो और कितना लेट चल रहा है उसका सबूत है कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आ रहा है। मतलब 1970, 80, 90 और 2000, मतलब 40 साल स्लो हमारा मुल्क जो है एजुकेशन के मैदान में चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं स्कूल एजुकेशन के इस एग्जाम्पल को देते हुए कि ये 1960 में आना चाहिए था ये इस तरह का प्रोग्राम जो 2001 में आता है। अब इसको सामने रखते हुए 2002 में पूरी तरह से मतलब जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है उसको रेगुलराइज करने के लिए, उसको उसके अंदर एक कानून बनाने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट में था वो आर्टिकल 45 के अंदर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सामने रखते हुए इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, 86 अमेंडमेंट 2002 में। वो आर्टिकल 21 ये है। आर्टिकल 21 ये अगेन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, 6 to जो 14 है उस पर एक आर्टिकल 21 ये बना। आर्टिकल 21 ए को सामने रखते हुए अब एक कॉन्स्टिट्यूशन की धारा है, कॉन्स्टिट्यूशन की धारा को हम उसके अंदर उसका एक पूरा कानून बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसका क्या क्या कानून है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्कूल क्या करेगा, प्राइवेट स्कूल क्या करेगा, माइनॉरिटी स्कूल क्या करेगा, ये तमाम जो चीजें हैं डिटेल में बताने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में हमारे सामने आया। तो यानी मतलब ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को अगर हम सामने रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के, तो शिक्षा जो है सबके लिए होनी चाहिए, क्वालिटी शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, एटलीस्ट जो है 14 साल तक के बच्चों के लिए। हम देखते हैं कि उसमें काफी डिले हुआ है। डिले होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जो बजटरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए था, एक फाइनेंस एक शुरू से एक कंसर्न रहा है। तो हर मौके पर यह कहा गया है कि कोई जीएनपी का यानी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट का जो है 6% खर्च करने का रिकमेंडेशन दिया, किसी ने जो है नेशनल इनकम का कहा, किसी ने जो है जीडीपी का कहा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसे जो है जीडीपी का 6% कहा। तो 6% तो नहीं बदला, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या वाकई में एजुकेशन के लिए फंड जो है सरकार बढ़ाई है, या प्राइवेटाइजेशन के चलते सरकार जो है अपना एक एस्केप रूट इख्तियार कर चुकी है और सोच लिया है कि बहुत सारे ट्रस्ट हैं, कल्चरल ग्रुप्स हैं, एनजीओस हैं, ये लोग जो है स्कूल चला लेंगे। तो ये सरकार ने सोचा, ये सोचने वाली बात है। अगर हम बजट पर देखेंगे, बजट के जो ट्रेंड को, इससे हमारे सामने क्लियरली सामने आ रहा है कि सरकार जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 21 ये और आर्टिकल 45 उससे तो अपने आप को सबकदोश कर लिया है। और उसकी मिसाल ये है आर्टिकल यानी 2015-16 से लेकर 2021-22 तक का बजटरी जो ट्रेंड्स आप देखेंगे, हम देखते हैं कि ओवरऑल जो है यानी जो परसेंटेज ऑफ बजट है और दूसरी तरफ एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम देख रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ बजट जो है टोटल बजट का हम देखते हैं कि वो 3.8% और रिसेंट जो है 2.7, अभी 2.6% तक की लेटेस्ट जो डेटा है इतना ही। यानी जो ओवरऑल जो बजट होता है सरकार का, उस बजट का सिर्फ 2.7% से मतलब 3.8% तक खर्च कर पा रहा है। और दूसरा यह है कि जो टोटल जीडीपी के हम हिसाब से देखेंगे 6% कहा है, लेकिन जो है सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट जो है 0.42 मतलब 0.5% आप समझ लें मैक्सिमम, अगर अपर लिमिट उतना ही वो खर्च कर पा रहा है, ज्यादा नहीं खर्च कर रहा है। और अगर स्टेट का रोल को अगर हम सामने रख के देखेंगे तो वो 4.41% हो जाता है। और उसमें स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो जीडीपी का सिर्फ जो है 2.8% है, जिसके अंदर स्टेट का भी शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट भी जो खर्च करती है तालीम के लिए वो भी इसके अंदर शामिल है।
तो ये चंद चीज़ें थी। हायर एजुकेशन इंशाल्लाह हम लोग कल कवर करेंगे। अगर कुछ सवालात हैं तो इंशाल्लाह उसको हम डील कर सकते हैं। अगर कुछ है नहीं तो फिर इंशाल्लाह जैसा मुनासिब समझे ऑर्गेनाइजर्स, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जी, मेरा एक सवाल था इससे पहले कि मैं ओपन सेशन खोलूं। आपने जो सारी पॉलिसीज के बारे में बताया, वो 1986 हो या जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट हो, मतलब कमेटी रिपोर्ट हो, तो जो 2020 की पॉलिसी है कि ये पूरे निचोड़ है क्या सारे कमेटियों का? जी जी, आपने इतने सारे पॉलिसी के बारे में बताया, जैसे जाकिर हुसैन कमेटी की रिपोर्ट 1968, 1986, 1992, तो जो हम जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, क्या ये समझा जाए कि जो पुरानी जितनी पॉलिसीज है उसका ये क्या निचोड़ है क्या? मतलब जो मैं एक लिंक कर पा रहा था, मतलब। जी नहीं, निचोड़ नहीं हो सकता है। एक तो ये है कि बेसिक जो चीज़ है 68 की पॉलिसी में, 86 में कॉमन स्कूलिंग को लेकर रही है। वो चीज़ यानी मतलब समझो कि वो काफ़ी चीज़ें मतलब यानी उस वक्त जो काफ़ी एक डिस्कशन का मौजू बना रहा, तो वो इसके अंदर मिसिंग है। और दूसरा जो मतलब जो है, साउथ के लोगों को नॉर्थ की लैंग्वेज सीखना है, नॉर्थ के लोगों को साउथ की लैंग्वेज सीखना है, ये भी एक्चुअली एनईपी 2020 में मिसिंग है। और तीसरी बात ये है कि मतलब हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का पूरा जो आइडिया है, पिक्चर है, वोकेशनलाइजेशन है, ये तमाम चीज़ें हैं जो एनईपी 2020 में आपको देखने को मिलेंगी। और पुरानी जो पॉलिसी 86 की पॉलिसी में वोकेशनलाइजेशन मिलेगा, लेकिन जो वोकेशनल एजुकेशन के लिए पूरा स्ट्रक्चरली हम एग्जिट का एक रास्ता दिखा रहा है, वो 2020 की पॉलिसी है। तो बहुत सारी चीजें हैं सिमिलर हैं, जैसे जीडीपी का 6% है, बहुत सारी चीजें हैं वो सिमिलर नहीं है। So this is Professor Muhammad Yahya from Tamil Nadu. We have got two types of minorities. One is religious minorities, linguistic minorities. So as far as linguistic minorities are concerned, they can open and establish institutions and they can teach in languages of their own. But with regard to religious institutions, minorities, they are bound by the government because they are getting aid from the state government. So they are called government aided. So the government of Tamil Nadu has made Tamil compulsory. So because of that, the minorities, the religious minorities in Tamil Nadu, those who have got Urdu as a mother tongue, they are unable to teach in Urdu. So how we have to come over this? So actually, Article 30 ensures to establish and administer like your own institutions. So whether they are religious or cultural linguistic minorities. So I think you can like move to court if the state is not allowing to establish or administer the religious or linguistic minority institutions. So then it's a legal matter. So I think my recommendation is to consult a lawyer and highlight this issue. So this actually, in the name of language, one cannot suppress the constitutional right of individual citizen. So whatever the this one majority of the language state it may be, so it is the right of individuals. If they are from minority, linguistic or religious minority, they have rights. So you people may approach the court in this regard. Okay, thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है एक्चुअली में कि जो हमारे माइनॉरिटी के स्कूल्स हैं उसके लिए क्या हम अभी क्या प्रोसेस है हम माइनॉरिटी स्टेटस लेने के लिए? ये एक्चुअली कुछ स्टेट्स में जो है स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का इसमें रोल भी होता है, और दूसरा जो है नेशनल कमीशन फॉर जो माइनॉरिटी है, एनसीएम, इनके आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। एक्चुअली कुछ स्टेट्स में जो है ये थोड़ा डिफर करता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हासिल करने का पूरा जो प्रोसेस होता है। तो ये आप एनसीएम के वेबसाइट पे आप देख लें, उसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई शाहिद। जी शाहिद भाई। तो आपने कई चीजें जो है कमीशन के बारे में बताया है, तो SC ST के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें जो है एजुकेशन के लिए है और माइनॉरिटी के लिए भी है, लेकिन जो दीगर बैकवर्ड
तबकात हैं उनके लिए कुछ चीजें जो मतलब किस किस कमीशन में क्या क्या चीजें हैं एजुकेशन से मुतालिक, एक बात तो ये है, या वो है भी या नहीं यार, है तो क्या चीजें हैं। दूसरा है कि जो क्वालिटी एजुकेशन की जो बात आपने कही कि लेकिन वो बात है नहीं कि सब जगह एक तरह की एक जैसी एजुकेशन होनी चाहिए, नवोदय में भी, और दूसरे तो नवोदय का स्टैंडर्ड अलग है और स्टेट जो स्कूल्स हैं उनका स्टैंडर्ड अलग है, तो ये तो काफी फर्क है। तो इसको कैसे हम एक कर सकते हैं, उसके लिए क्या किया जाए, तो ये दो बातें हैं मेरी, इस पे आप रहनुमाई फरमाएं। पहली बात तो ये है कि जैसा कोठारी कमीशन ने बैकवर्ड क्लासेस का जिक्र किया था, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए को सामने रखते हुए बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस जो कमीशन है वो आए हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो इंटरवेंशन रहा है मंडल कमीशन का रहा है। और मंडल कमीशन का के अलावा 2008 का जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसको मंडल 2.0 भी के नाम से भी हम ये करते हैं। और तीसरी जो चीज़ है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 2004 में आया था हमारे सामने, और जिसमें कहा कि मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर जो SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक रिजर्वेशन की बात उसमें अंदर कही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड चीज़ें हैं इनको, मतलब एक तो रिजर्वेशन को लेकर, और पॉलिसीज जो है कमीशंस वगैरह ने मतलब इतना ये हाईलाइट किया है कॉमन स्कूलिंग के नाम पर, जो तबकात जो जो यानी मतलब जो कास्ट्स हैं, सोशल ग्रुप हैं, वो पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाने चाहिए। जैसा स्पेसिफिक माइनॉरिटीज को लेकर हम देखते हैं कि जैसा 1989 में गोपाल सिंह कमीशन आई थी। गोपाल सिंह कमीशन ने ये मतलब वो कमीशन जो है वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज का यानी मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, इन तमाम चीज़ों का एक असेसमेंट करते हुए रिकमेंडेशन दिए थे। और गोपाल सिंह कमीशन का एक इम्पॉर्टेंट एक इंटरवेंशन ये था कि उसने जो प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप आज हम देख रहे हैं वो 1989 में गोपाल सिंह कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में दिए थे, जो कभी वहाँ उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, बहुत बाद में जाकर इम्प्लीमेंट हुआ। तो जो पिछड़े तबकात हैं उनको लेकर एक जो मेजर जो रिकमेंडेशन वही है कि मतलब स्कॉलरशिप दिया जाए, और दूसरा रिजर्वेशन दिया जाए, जो बाद में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की। और दूसरा जो सवाल था आपका, रिपीट करेंगे? क्वालिटी एजुकेशन के सिलसिले में है। जी। कॉमन स्कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट था, जैसा मैंने बताया, कोठारी कमीशन से रहा है 1966 वाले इसमें उससे रहा है, और कॉमन स्कूलिंग को लेकर काफ़ी जो है लोगों ने आंदोलन भी किया, लेकिन हमारे सामने भी वो कोई चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो पाई। बेसिक जो सवाल ये हमारे सामने होना चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पर जैसा जो सरकार का जो बजट आता है, सरकार के बजट में स्कूल एजुकेशन का जो बजट है उसके अंदर जो मेजर हेड्स होते हैं, उन मेजर हेड्स में हम देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के लिए भी बजट होता है। अगर आप रेशियो निकाल के देखेंगे कि जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एडेड मतलब स्कूल्स होते हैं, ये जो इन स्कूल्स की जो तादाद है 14 लाख है, और इनकी जो तादाद है केवीस और एनवीस की 1000 में है, 1000 उसके ऊपर रेंज में है। लेकिन बजट जो होता है समग्र शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान का, और उसका आप रेशो निकाल के देखें, वो मतलब यानी जो 14 लाख स्कूलों के लिए जो बजट एलोकेट हो रहा है और जो 1500 ऐसे इतने तादाद की जो स्कूल, वो डिफरेंस है। बेसिक आप रिक्वायरमेंट ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो है जो एजुकेशन बजट है, एजुकेशन बजट को लेकर हमारे पास एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए, और स्टेट का जो एजुकेशन बजट होता है उसको इवैल्यूएशन होना चाहिए। हम एक्चुअली ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मतलब सड़कों में उतर के कि हमारे लिए क्या बोलते हैं GDP का 6% चाहिए, हमारे को कॉमन स्कूलिंग चाहिए, ये डिमांड आप नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको ये डिमांड करना है तो उसके पीछे एक सॉलिड एक एम्पेरिकल स्टडी कराएं, पहला जो मेरा सजेशन है ये। और दूसरा जो है उन स्टडीज को सामने रखते हुए वो सरकार के पास जाएं, जो अधिकारी होते हैं उनके पास जाएं। बजट बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो इवन सितंबर से शुरू होता है, उस प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करें, वहां तक पहुंचे लोगों तक। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ही वक्फ की बात आई तो मतलब पूरा कम्युनिटी एक्टिव हो गया है ना। ऐसा जो एक्टिविज्म है, क्या हम एक बजट को लेकर यानी एजुकेशन में, तालीम में खर्च बढ़ना चाहिए,
क्या इस तरह का एक हम एक्टिविटी हम कर सकते हैं? क्या क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास होना चाहिए। हम वक्फ के लिए हम कर सकते हैं, सीए के लिए कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, सही कर रहे हैं आप। लेकिन एजुकेशन के लिए आपने जो है पूरे मतलब आज़ाद मतलब तारीख में आज़ाद हिंद की तारीख में आपने क्या एक कोई आंदोलन किया है, क्या एफर्ट्स किए हैं? अभी देखिए आप जेपीसी वालों से मिल रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं, एमएलए से मिल रहे हैं, ऑफिसर से मिल रहे हैं। एजुकेशन के लिए भी वो जो एविडेंस आप जो तैयार कर रहे हैं, एम्पिरिकल स्टडीज, उनको सामने रखते हुए बात करें। क्यों 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 नहीं सुनेंगे लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये अभी एससीईआरटी के जिम्मेदारों से मुझे ये मालूम हुआ था कि जो एनईपी 2020 है इसमें कुछ की चेंजेस हुए हैं और हमारे ख़ास तौर पर तेलंगाना में बोर्ड एग्ज़ाम जो है 10th और 12th के लिए मुनक़िद होते हैं, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स को आफ्टर 12th कर दिया गया बोल के ऐसे कुछ की चेंजेस के बारे में मुझे मालूम हुआ था। तो क्या ये बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है आफ्टर 12th रखने से क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर कुछ उसका बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट क्या सोचकर जो है इसको ऐसा डिसीजन ले रही? थोड़ा सा इस पर वजाहत करें तो बेहतर है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम का जो एग्जिस्टेंस है उसके अंदर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है 10th का जो बोर्ड एग्जाम? जी 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 हाँ, जी हाँ। और इसका बेसिस क्या है कि 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उससे क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर होता है? नहीं, मतलब वो स्टेज पर कहीं ना कहीं टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो है फिक्रमंद होते हैं और ज़्यादा फोकस करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। जी, मतलब अगेन मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मतलब आपके सामने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से मुराद क्या है? कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मतलब ये है कि मतलब एग्जामिनेशन में टॉप करें, ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा? क्या ये जो स्टैंड है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोई 10th में जो है 90 स्कोर करता है, आप लोग टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो क्या कोई अगर 90% आप लाता है तो वो अच्छा परफॉर्मर है, और दूसरा क्या कहते हैं 60-70% लाता है, उसके पास क्वालिटी नहीं है? क्या हटाने से? हाँ, एक तो एनईपी का एक्चुअली ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है क्वेश्चन, फिर भी मैं जवाब देता हूँ। ये बदरुल इस्लाम से रिलेटेड सवाल होना चाहिए था ये। हाँ, तो आपने यहाँ पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो अभी जो सिस्टम है, एक दो तरह के मतलब असेसमेंट्स होते हैं। आप अपने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी सुना होगा, एक समेटिव और फॉर्मेटिव। समेटिव क्या होता है कि जहाँ पर बच्चा कितना स्कोर कर रहा है, उसका जो सम होता है, टोटल मार्क्स वो कितना हासिल कर रहा है, वो एनईपी। मैं इस बात के फेवर में हूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के मैं फेवर में हूँ कि बच्चे का फॉर्मेशन को टीचर देखे, बच्चा कैसे फॉर्म हो रहा है, मतलब बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है, बच्चा क्या समझ रहा है। तो ये चीजें अगर देखकर असेस किया जाता है तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से मुनासिब बात है। मेरा तो ये मानना है कि मतलब बोर्ड एग्जाम जो है इवन 12th का भी हटना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन जो है इवन टीचर्स जो है पूरी तरह से उस पर रोल प्ले करें, बच्चों को बच्चा अगर ये एक्चुअली राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एक बात थी, नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी को फिर बाद में उसको हटाया गया, लेकिन नो डिटेंशन पॉलिसी उसको अपने स्पिरिट के तहत उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा था और उसको अमेंड करके नो डिटेंशन पॉलिसी ये कहा, क्योंकि टीचर्स का एक कंसर्न ये था कि मतलब हमको मतलब पता नहीं चल रहा है कि बच्चा के अंदर क्वालिटी एजुकेशन आ रही है नहीं आ रही है। बच्चे के अंदर क्वालिटी एजुकेशन आ रही है नहीं आ रही है, ये अगर टीचर्स को समझ में नहीं आ रहा है तो वो टीचर्स के क्वालिफिकेशन पे मैं सवाल करूंगा कि मतलब वो टीचर क्या वाकई में टीचिंग के लिए सूटेबल हैं, कि वो बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चा वाकई में क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहा है नहीं हासिल कर रहा है। आज ही हम लोग एक साहब के साथ डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पर एक जेएनयू के एक डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, और वहाँ क्या कहते हैं वहाँ उनका जो असेसमेंट होता है कि वो लोग कुछ असाइनमेंट्स देते हैं रेगुलर, मतलब कुछ लिटरेचर दे के उसको पढ़कर उसको रिव्यू करने का, और उसी की बुनियाद पर उनको मार्क्स वहाँ पर असाइन किया जाता है, जहाँ पर मतलब पूरा सेमिस्टर जो है टीचर जो है बच्चे को नोटिस कर रहा होता है, बच्चे पर फोकस कर रहा होता है। तो मैं एक्चुअली उसके फेवर में हूँ। ये बहुत ही एक आइडियलिस्ट बात है आज के हालात में, जहाँ पर पूरी तरह से हमारा एम्फेसिस जो है समेटिव है।
अगर NEP फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए अगर 12 को बोर्ड एग्जाम बना रहा है किसी स्टेट में, मेरे ख्याल से ये वेलकमिंग होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि क्या मतलब आपको ये सवाल उठाना है कि मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्या बंदोबस्त किया है। अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए बंदोबस्त नहीं है कुछ भी, सिर्फ जो है 10th का बोर्ड हटाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसा मिसाल के तौर पर पहले 7th में बोर्ड हुआ करता था, 7th में भी, अब 7th का बोर्ड हटा दिया बाद में तो अर्ली, फिर वो 10th में रखा, तब भी ये सवाल उठा था। लोगों ने बोला कि मतलब जो हाई स्कूल में आ रहे हैं क्या वो क्वालिटी उनके पास, उन बच्चों के पास होगी या नहीं होगी। लेकिन फिर लाइफ चली और दुनिया आगे बढ़ी, तालीम सिस्टम भी वैसे ही बढ़ता रहा जैसे है, और जो समेटिव असेसमेंट ही फॉलो किया गया 10th बोर्ड में। अब सेम एक्चुअली मिस्टेक जो है गवर्नमेंट्स कर रही हैं। NEP को अगर ट्रूली इम्प्लीमेंट करना है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को ट्रूली इम्प्लीमेंट करना है तो सरकार को ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जहां पर फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर्स को करने के लिए पॉसिबल हो, जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई बच्चों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन आ चुका है, अब वो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम देना चाहिए तो दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी महबूब भाई। जी सादत भाई, अभी कुछ देर पहले आपने एम्पिरिकल डेटा की बात आपने बताई जी, तो मेरा एक सवाल ये है कि अब हमारी जो माइनॉरिटी से स्पेसिफिक है कि एजुकेशनल ओवरऑल जो हमारी स्टेटस है इसके ताल्लुक से एम्पिरिकल डेटा अगर हमको चाहिए तो इस पर कौन काम करे? क्या कोई पर्सन काम करेगा, क्या कोई NGO काम करेगी, या हम गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि वो कुछ सर्वे करे? ये नंबर 1 है। नंबर 2 सवाल ये है सर कि करंट डिस्पेंसेशन के ऊपर अगर हम थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये डेटा किसी भी हाल में वो ना तो कलेक्ट करना चाहती है ना तो पब्लिश करना चाहती है। सचर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद उसके डेटा के बेसिस पर कई सारे पॉलिसी चेंजेस आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई बाज़ाब्ता डेटा हमारी ओवरऑल एजुकेशनल सूरत हाल पर नहीं है। तो अब क्या किया जाए? क्या गवर्नमेंट से कोई उम्मीद रखें या फिर किस लेवल पर हम इसको इनिशिएट करें एम्पिरिटिक, यानी हमारा जो ओवरऑल स्टेटस है इसको जानने के लिए? क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी उम्मत में बड़ी गफलत यही है कि हमारी ओवरऑल सिचुएशन क्या है हमें उसका अंदाजा ही नहीं है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए कुछ आप रहनुमाई कीजिए। जी असल में एक तो मतलब ये काम कौन करेगा, ये सवाल जो है हमारे सामने भी है, और उसको सामने रखते हुए हम लोगों ने कोशिश ये की कि जैसा मैं अभी दिल्ली स्टेट में रहता हूँ, यहाँ दिल्ली से मेरा अभी एसोसिएशन है, तो मैं मतलब हम लोग जो जिस मतलब ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जमात इस्लामी हिंद की एक शोबे तालीम है उसके साथ में, उसके तहत हम कुछ एक रिसर्च ग्रुप्स हैं उनके साथ में कोलैबोरेट करते हुए दिल्ली की तालीमी सूरत हाल, माइनॉरिटी एजुकेशन, माइनॉरिटी जो स्कॉलरशिप है वो कितना इफेक्टिव है, कितना उससे फ़ायदा हो रहा है बच्चों को, इस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इस तरह की स्टडी जो है आप जिस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जो है ऐसे कोई मतलब कम्युनिटी ग्रुप्स हो सकते हैं जिसके अंदर जमात इस्लामी हिंद हो और जमातें हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इनको सब इकट्ठा करके आपके वहाँ स्टेट में जो रिसर्चर्स हैं उन रिसर्चर्स को इकट्ठा करते हुए काम करना चाहिए। हमारा एक्चुअली टारगेट अभी क्या है कि एक तो हम दिल्ली में कर ही रहे हैं, साथ में हमने उसका पूरी स्टडी का पूरा एक रोड मैप हमारे सामने है, टेम्पलेट रेडी है। अगर आप किसी भी स्टेट से आप वो स्टडी कराना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो रिसर्चर्स हैं, कुछ पेड रिसर्चर्स हैं, उनके अगर अखराजात को अगर आपके स्टेट में आप स्पॉन्सरशिप करवा सकें तो उस तरह की स्टडीज़ जो है आपके यहाँ भी होगी। नहीं मतलब होता यह है कि रिसर्च के मामले में तमाम जमातों का सिचुएशन ये है कि हम सब चाहते हैं कि रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च के लिए मतलब रिसर्चर्स हमारे पास आनी चाहिए, लेकिन रिसर्चर्स को यानी मतलब हम एक्चुअली क्या है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। प्रैक्टिकल रियलिटी है ये कम्युनिटी का, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस का, कि यानी कोई हम यानी मतलब जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट होने के साथ में स्टडी कराना है वो नहीं होता है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर हम एक बिल्डिंग बनाने के लिए वो एक टेंजिबल चीज़ है, वो हमको दिखाई देती है, हम उस पर खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। जो रिसर्च होता है, नॉलेज होता है, नॉलेज के लिए हमारा खर्च करने का कोई हमारा एटीट्यूड है नहीं। जब आप वो आपके पास होगा तो इंशाल्लाह वो उस तरह की होती है। स्टेट्स में जैसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जमात इस्लामी
हिंद चाहती है कि मतलब इस तरह की स्टडीज हो, तो वहाँ पर ये एक पॉसिबल है। अगर आपके स्टेट में अगर हो जाएगा तो वो भी पॉसिबल होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी जो चीज ये है कि डेटा को लेकर मैं इसमें आपसे अग्री भी करता हूँ, डिसअग्री भी करता हूँ। इस बात से अग्री है कि मतलब सच्चर कमेटी जैसी एक रिपोर्ट जो है उसके बाद में कुंडू कमेटी की आई थी, उसके अलावा जो है कोई इस तरह की स्टडीज जो है कम्युनिटी के ओवरऑल सिचुएशन को लेकर आई नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या डेटा अवेलेबल है नहीं, तो ये गलत बात है कि डेटा अवेलेबल है, लेकिन उस डेटा को जगह इकट्ठा करके सच्चर ने क्या किया कि जो अवेलेबल डेटा है स्कूल एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, उनको सामने रखा। इसलिए सच्चर ने एक मेजर जो रिपोर्ट जो यूज किया है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट थी उसने क्या किया कि मतलब 2005 में एक रिपोर्ट आई थी एनएसएसओ की, उसके आंकड़ों को, यानी वो बहुत रिगरस, मतलब 4 लाख घर का सर्वे उसमें होता है, बड़ा सैंपल उसमें यूज होता है। तो एनएसएसओ की रिपोर्ट जो है जो लेटेस्ट जो एजुकेशन राउंड की रिपोर्ट है वो 2017-18 की है। इसी तरह से इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ऐसे एनएसएसओ की, एनएफएचएस की रिपोर्ट्स आती हैं। तो इन रिपोर्ट्स को समझने के लिए हमारे पास यानी जो इकोनॉमेट्रिक्स है, डेटा एनालिसिस के जैसे टूल्स होते हैं, स्टेटा, आर वगैरह, इस पर कमांड रखने वाले ऐसे लोगों की हमारे पास, टैलेंटेड लोगों की जरूरत होती है। ऐसे लोग समाज में है, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी के अंदर नहीं है, नहीं, ऐसे कई रिसर्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर सरकार जो है सच्चर जैसी रिपोर्ट अगर तैयार नहीं कर पा रही है तो कम्युनिटी को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो अवेलेबल जो डेटा सोर्सेज हैं, जो एनएसएसओ है, ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन है, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो डाइस है, यूडाइस, ये तमाम रिपोर्ट्स हैं, और नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर बल्कि एनआईसी एक बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके अंदर काफी टाइप के डेटा सेट्स हैं। उन डेटा सेट्स को लेकर सरकार क्या कर रही है कि सरकार ये भी नहीं कर रही है कि मतलब पूरी तरह से डेटा को सामने रखते हुए, कम्युनिटीज को सामने रखते हुए रिपोर्ट बनाए, वो काम नहीं कर रही है। लेकिन उस तरह की स्टडीज करने के लिए एक जो बड़ा डेटा सेट है वो सरकार दे रही है। तो इस वजह से मैं आपसे अग्री करता हूं कि हाँ, मतलब सरकार जो है सच्चर जैसी फोकस्ड जो स्टडी नहीं करा रही है, लेकिन सरकार डेटा नहीं दे रही है, ये बात भी एक्चुअली रियल नहीं है। बहुत सारे डेटा सेट्स हैं जिनको सामने रखते हुए आप स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर बहुत बड़े सैंपल को सामने रखते हुए आप स्टडीज भी करा सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जमात इस्लामी दिल्ली की तरफ से हम लोग जैसा ओखला है, ओखला में मुस्लिम आबादी काफ़ी है, तो इसके एक ओवरऑल एजुकेशन सिनेरियो को समझने के लिए एक रिसर्च ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके, एक और रिसर्च ग्रुप के साथ में, उस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह की स्टडीज जो है आप भी कर सकते हैं। जैसा मेरी नज़र में है कि जैसा अहमदाबाद में एक एरिया है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, उस जहाँ मतलब यानी मतलब एशिया का सबसे बड़ा जो है मुस्लिम पॉकेट है, वो उस मुस्लिम पॉकेट को लेकर स्टडी हो सकती है। हैदराबाद पर स्टडी हो सकती है, बेंगलुरु में बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं, उन पर स्टडी हो सकती है। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जब फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पे बात चल रही थी, तो क्या आपको लगता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हमारे टीचर्स इतने एलिजिबल हैं? क्योंकि जो टीचर का लेवल दिखता है तो वो हमें ऐसा नजर आता है कि सिर्फ वो समेटिव असेसमेंट के लायक ही हैं। ज्यादातर लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट की स्किल्स उनके अंदर नहीं के बराबर हैं। जी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। यही मैंने उस वक्त रिपीट भी किया था। हमारे जो मुबीन साहब हैदराबाद से जो सवाल उठाए थे कि हाँ, आप बोर्ड एग्जाम को हटा रहे हैं, ठीक है, हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पूरा प्रोसेस जो है टीचर्स कर सकें, उस तरह उस लेवल का जो ट्रेनिंग दे सकें, उस लेवल का जो कैपेसिटी बिल्डिंग वो टीचर्स के पास हो कि वो बच्चे को मतलब पूरी तरह से वो असेस कर सकें। तो जो गिवन जो सिचुएशन है यहाँ पर, मतलब टीचर्स उसके लिए हम मतलब प्रिपेयर्ड नहीं है जहाँ पर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकें। लेकिन हमने जो है एक रिफॉर्म ला लिया कि हमने मतलब बोर्ड एग्जाम हटा दिया और बोला कि हम सिर्फ 12th बोर्ड हम करेंगे। तो ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग की जो ज़रूरत है, उसके बगैर जो है समेटिव असेसमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, ये एक्चुअली उसका एक्सपीरियंस हमारे सामने है। जो नो डिटेंशन पॉलिसी पहले थी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, उसको अमेंड इसीलिए किया ना, अमेंड इसीलिए किया कि नो डिटेंशन पॉलिसी तो बना लिया, बोला कि मतलब आप 8वीं क्लास तक पास होते जा रहे हैं बच्चे तो मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास जंप करते जा रहे हैं,
लेकिन उनके पास कोई क्वालिटी है नहीं। मतलब ये कि उनका जब नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएस ने जब असेसमेंट करना शुरू किया तो सबकी जो है पोल जो है खुलना शुरू हो गई कि मतलब बच्चों को मतलब बेसिक न्यूमरेसी लिटरेसी जो है वो नहीं आ रहा है बच्चों को, जैसे 8वीं क्लास के बच्चों को। तो अब जो है मतलब सवाल ये पैदा हुआ कि मतलब क्या करें। तो फिर सरकार ने ये अमेंड किया कि आरटी एक्ट के तहत जो नो डिटेंशन पॉलिसी था उसको खत्म कर दिया। तो वहां भी गलती हो गई थी, अब वो सेम गलती जो है एनईपी में भी कर रहे हैं। एनईपी में मतलब बहुत ही लॉफ्टी गोल्स हैं, आइडियल्स हैं, सही बात है, अच्छी है, लेकिन ये कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो ट्रेन टीचर्स हैं, जो मैं मतलब बिल्कुल आपकी बात को रिट्रेट करूंगा। बाकी सादत भाई आपने आज जो बताया बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग रहा माशाल्लाह, और इंशाल्लाह सवाल भी बहुत अच्छे आए मतलब, और कल भी फिर हम बहुत सारे एक्सप्लोर करेंगे सादत भाई के साथ इंशाल्लाह। अदनान भाई आप दुआ पढ़िए, आज के प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं। अदनान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।